Hello everyone, welcome to Computer Science and IT Gate Coaching. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the instant notification of my free lecture. So this is about me. I am a computer science gate faculty having more than 5 plus of teaching experience, mentored more than 50,000 students, taught in different coaching institute all over India. Okay, it's like the Gate Academy, even qualified multiple times Gate, and even I have given the coaching in many government colleges as well as in many private colleges. Like in SRM Chennai, I have given coaching. CAT Bhubaneswar, I have given. BC Bhagalpur, Jorhat College of Engineering, Guwahati University, Dibrugarh University, Government College of Engineering and Technology, Jammu, Ramgarh Engineering College. Okay, these are the colleges where I have went and I have given the coaching. So today we are going to see 01 knapsack. 01. So this is 01 knapsack. So what is the can what is 01 knapsack? So you know that knapsack is a bag. Knapsack आपको पता है कि बैग होता है. तो आपने देखे कि knapsack दो प्रकार के होते हैं. आपने देखे हैं. एक हमने पढ़े थे पहले फ्रैक्शनल knapsack. तो जो क्लास में है वो हाई हेलो थोड़ा कर दीजिए. ठीक है. सो हमने दो प्रकार के देखे थे. एक था फ्रैक्शनल knapsack, एक था फ्रैक्शनल, और एक है 01 जो हम लोग यहाँ पढ़े. 01 knapsack. ठीक है. तो फ्रैक्शनल जो क्लास में है थोड़ा हाई हेलो कर लीजिए. तो फ्रैक्शनल नैपसैक आपका क्या है? फ्रैक्शनल नैपसैक में आप क्या करते हैं? जो भी ऑब्जेक्ट रहता था आप इसमें फ्रैक्शन भी रख सकते थे. जैसे अगर आपके पास कोई बैग दिया, मैं कोई कैपेसिटी दिया, एक कंटेनर है, आपको कुछ रखना है इसमें. ठीक है, कुछ सामान्य रखना है. इसकी कैपेसिटी में अगर 6 रख दूं या कुछ, तो अगर आपको कुछ कैपेसिटी चाहिए इसके अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शनल नैपसैक में जैसे आप शुगर खरीदने गए, तो आपको अगर मैं बोलूं कि आपको 1 केजी का कोई भी सामान लेके आना है, तो आप शुगर 50 ग्राम ले सकते हो शुगर, और 50 ग्राम सॉल्ट ले सकते हो. तो कैपेसिटी आपको 1 केजी करना था, वो आप कर दिए. तो इस तरह फ्रैक्शन लेके, ऐसे आज हम लोग 01 नैपसेक पूरा पढ़ेंगे. ठीक है, पूरा कंप्लीट करेंगे. अगर मैं 50 ग्राम ये शुगर ले लूँ, 50 ग्राम सॉल्ट ले लूँ, तो ये हमारा 1 केजी हो जाएगा. ये है फ्रैक्शनल. अब ये है 01 नैपसेक. 01 क्यों इसका नाम है? या फिर आपको वो लेना है ऑब्जेक्ट, आप हाफ नहीं ले सकते, या फिर पूरा लीजिए या फिर आधा लीजिए, मतलब सॉरी, या फिर मत लीजिए. इसलिए 01 है. 0 मीन्स नहीं लेंगे, 1 मीन्स लेंगे. जैसे अगर मैं 1 केजी का कैपेसिटी चाहिए, तो आप गए, आप कैसे सामान ले रहे हैं? जैसे आप टी शर्ट लेने गए, तो टी शर्ट आप हाफ हाफ थोड़ी करेंगे. या फिर पैंट लेने गए तो आप हाफ थोड़ी करेंगे. जीन्स लेने गए हाफ थोड़ी, आपको पूरा ही लेना पड़ेगा. तो ये होता है 01 नैपसैक. क्लियर है? दो दो प्रकार के हमारे पास नैपसैक होते हैं. एक होता है 01 नैपसैक, एक होता है फ्रैक्शनल नैपसैक. फ्रैक्शनल नैपसैक हमने पढ़े ग्रेडी अप्रोच में, जो ग्रेडी अप्रोच से हो रहा था, सही आंसर दे रहे थे. ठीक है. तो फ्रैक्शनल नैपसैक में हम क्या करते हैं? इन फ्रैक्शनल knapsack, objects objects are in such a way that objects are in way that we could we could we could even cut the object we can even cut the object and put it in the bag. सो फ्रैक्शनल लैप्सैक में हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल लैप्सैक में हम क्या है, ऑब्जेक्ट इस तरह रहता है, ऑब्जेक्ट आर इन सच वे दैट वी कुड इवन कट द ऑब्जेक्ट इनटू अ फ्रैक्शन एंड पुट इन द बैग. लेकिन यहाँ पे 01 लैप्सैक में हम नहीं कर सकते. here we are not here we are not supposed to कट द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को कट नहीं कर सकते. ठीक है, पूरा लेना होगा या फिर लिफ्ट करना पड़ेगा. either either we must either we must either we put them full और लीव इट, या फिर पूरा उसे लीजिए या फिर लीव कर दीजिए. तो if there is no capacity, there is no capacity
to put the object. If there is no capacity to put the object, then leave the object. अगर कैपेसिटी नहीं है तो आप लीव कर दीजिए। जैसे आप गए कहीं पे गए, पैंट जींस का हमने बताए थे, अगर आपको 5 kg का ड्रेसेस लेना है, अगर केजी के हिसाब से बोले तो आपको वो कट करके आप नहीं ले सकते, ठीक है ना, ठीक है। सो इन 01 नैपसैक में क्या हो रहा है, ग्रीडी अप्रोच फेल हो जाता है इन 01 knapsack. In 01 knapsack, greedy method greedy method greedy method fails. greedy method fails हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीडी मेथड क्यों फेल होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेते हैं। कैपेसिटी है आपका अगर 6 और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट्स है 1 2 3, यहाँ वेट रहेंगे, यहाँ मैं इसका वेट कर रहा हूँ, वेट, और यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है। तो ये किस तरह रहता है, सो अगर मैं आपका वेट में इसका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वेट है, यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ ऑब्जेक्ट 1 हुआ, यहाँ ऑब्जेक्ट 1 का वेट है 1, यहाँ 2 है, और इसका 4 है, और इसका प्रॉफिट 10 है, इसका 12 है, और इसका 28 है। तो कैपेसिटी हमारे पास यहाँ पे 6 है। तो ग्रीडी में हम पहले क्या करते हैं, पहले हम प्रॉफिट बाई वेट रेशियो पता करते हैं, प्रॉफिट बाई वेट रेशियो। तो प्रॉफिट बाई वेट रेशियो पता करेंगे, 10/10 मतलब पर केजी कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो हम यहाँ पे देखिए, ग्रीडी हमेशा सोचता है ना कि अभी जो मैं मिनिमम लूंगा, आगे भी तो हमें अगर मिनिमम चाहिए तो मिनिमम, अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो अभी मैं ज्यादा प्रॉफिट वाला काम करूंगा तो आगे भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। वो प्रेजेंट सिचुएशन को ये सिर्फ देख के काम करते हैं। जैसे 12/2 ये क्या हो गया, 6 हो गया, 28/4 क्या हो गया, ये 7 हो गया। तो आप ग्रेडी क्या करेगा, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देगा, फिर पहले कौन सा ऑब्जेक्ट लेगा, 10 जिसका प्रॉफिट बाई वेट रेशियो ज्यादा है, तो पहले वो 1 लिया, देखिए पहले वो ऑब्जेक्ट 1 लिया, तो इसका प्रॉफिट, तो कैपेसिटी इसका कितना हो गया, रिड्यूस होके -1.5, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास, अभी हमारे पास प्रॉफिट हो गया 10, ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। अब वो प्रॉफिट, अब कौन सा ऑब्जेक्ट लेगा, ये जिसका प्रॉफिट बाई वेट रेशियो ज्यादा है, इन दोनों में से इसका ज्यादा है, तो अब ऑब्जेक्ट 3 लेंगे, ऑब्जेक्ट 3 का कैपेसिटी 4 है, तो -4 किए, 1 बचा, तो ऑब्जेक्ट 3 लिए, और इसका टोटल प्रॉफिट था 28, तो इसका टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, ग्रीडी अप्रोच से कितना हो रहा है, 38 हो रहा है। क्लियर है, देखिए ग्रीडी अप्रोच से इनका प्रॉफिट हो रहा है 38, लेकिन अगर मैं ग्रीडी अप्रोच नहीं करूं, देखिए इसका बेस्ट क्या होगा, ग्रीडी, देखिए यहाँ गलत आंसर दे रहा है, इन 01 नैपसैक ग्रीडी मेथड फेल्स, क्योंकि अगर कैपेसिटी 6 है, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 और 4 को इंसर्ट करूंगा तो 28 इसका प्रॉफिट हो जाएगा, मुझे 12 प्लस 28 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 12 प्लस 28 ऐड करूंगा 40 हो जाएगा। तो ग्रीडी हमें जो ऑब्जेक्ट चूज कर रहा है टू फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, वो गलत हो जाता है 01 नैपसैक में। 01 नैपसैक में क्या होता है, आप फ्रैक्शन नहीं कर सकते, हमने फ्रैक्शन नैपसैक में वो करेक्ट है क्योंकि उसमें हम फ्रैक्शन ले पाते थे, 01 नैपसैक में वो गलत हो जाता है। क्लियर है, 2 3 होगा, 2 3 ऑब्जेक्ट 2 एंड 3, ठीक, ये 3 होगा ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3, मैंने इसे 4 लिख दिया, मैंने वेट लिख दिया 2 3 होगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट 12 या 28। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, अब जनरल एक इसका देखते हैं कि कहाँ कहाँ और फेल होते हैं, ठीक है, क्यों फेल होते हैं, अब ये देखते हैं। देखिए, ये तो एक एग्जांपल देखिए, अब एक क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाए कि कहाँ कहाँ ये फेल हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकता है फेल होने का ग्रीडी, इसलिए हमने आपको कहे कि ऑप्टिमल सारे प्रॉब्लम, आपको याद होगा मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया थे कि कुछ प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ग्रीडी से होते हैं, ग्रीडी से सब नहीं होते। देखिए यहाँ पर भी फेल हुआ, ठीक है, लेकिन डायनेमिक क्या है, सब में होते हैं, डायनेमिक सारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम कर सकते हैं, लेकिन ग्रीडी का एडवांटेज क्या है, वो हमेशा पॉलिनोमियल टाइम लेते हैं, लेकिन डायनेमिक क्या है, कभी पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल लेते हैं। तो जब एक्सपोनेंशियल डायनेमिक लेते हैं तो हम लोग उसको यूज नहीं करते, तो हम लोग यूज उसे नहीं करते हैं, ठीक है ना, हम लोग उसे यूज नहीं करते क्योंकि एक्सपोनेंशियल ले रहा है तो बहुत टाइम हो जाता है, एक्सपोनेंशियल बहुत लंबा टाइम हो जाता है, इसीलिए हम लोग यूज नहीं करते हैं।
तो मेन रीजन होता है कि क्यों यहाँ पे ग्रीडी हमारा फेल हो जाता है, वाई। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए किस किस जगह पे क्यों फेल होता है। वाई ग्रीडी मेथड, वाई ग्रीडी मेथड, वाई ग्रीडी मेथड फेल्स इन 01 knapsack। क्यों ग्रीडी मेथड 01 knapsack में फेल होता है, क्यों ग्रीडी मेथड 01 knapsack में फेल होता है। वाई ग्रीडी मेथड फेल्स इन, एक्सपोनेंशियल के केस में मिमोराइजेशन यूज करते हैं। देखिए अगर आपको मिमोराइजेशन ही तो आपका बॉटम डाउन अप्रोच है, उसका नाम है, सॉरी टॉप डाउन अप्रोच का नाम है मिमोराइजेशन। देखिए अगर आपको अगर एक्सपोनेंशियल जाएगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी करने से अगर आपको उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो आप उसको यूज मत कीजिए, उस कोड को हम लोग तब यूज नहीं करते। ठीक है, हमें एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिदम नहीं चाहिए, हमें एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिदम नहीं चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट से लिखूंगा, यहाँ मैं ऑब्जेक्ट से लिख देता हूं, जैसे 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ मैं प्रॉफिट लिख दिया और यहाँ मैं वेट लिख दिया, यहाँ मैं प्रॉफिट लिख दिया, यहाँ वेट लिख। देखिए ये जनरल है, जनरल फॉर्म, जहां जहां ग्रेडी फेल हो, ग्रेडी हमेशा फेल नहीं होगा लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में फेल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ इसका प्रॉफिट ले लेता हूँ मैं इसका प्रॉफिट 2 ले लेते हैं और वेट इसका 1 ले लेते हैं, इसका प्रॉफिट W लेते हैं, W, और वेट भी W लेते हैं। ठीक है, और कैपेसिटी हम मान लेते हैं, कैपेसिटी हम मान लेते हैं कि क्या है कैपेसिटी, कैपेसिटी हमारा W है, W मतलब कैपेसिटी एक W, कोई टर्म आप लेंगे। ठीक है, तो अब जब ग्रीडी प्रॉफिट बाई वेट रेशियो हमारा यहाँ क्या आएगा, 2, प्रॉफिट बाई वेट रेशियो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ W बाई W 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट बाई वेट रेशियो, प्रॉफिट बाई वेट रेशियो। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ग्रेडी अप्रोच यूज करेंगे तो आप सबसे पहले इसी को ही इंसर्ट करेंगे, तो इसका वेट कितना है 1, तो 1 तो ये ले लिए, जब आप ऑब्जेक्ट 1 को इंसर्ट किए 1 ले लिए, प्रॉफिट आपको क्या मिल गया, प्रॉफिट आपको 2 मिल गया, प्रॉफिट आपको 2 मिल गया। अब फिर आपका रिमेनिंग स्पेस कितना है, W-1, W-1। ठीक है, अब तो ये तो 01 नैपसैक है, इसमें आपको या फिर पूरा आप फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। तो अब जब आपके पास दूसरा ऑब्जेक्ट 2 है जिसका वेट W है, वो तो अब इसमें इंसर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 01 नैपसैक में अगर ग्रेडी यूज कर रहे हैं तो हमेशा इसका प्रॉफिट 2 ही आएगा, क्योंकि इसका अंदर कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे। अब मैं W को अगर मैं 1000 कर दूं, देखिए W को अगर मैं 1000 कर दूं, 1000, 1000, और कैपेसिटी तब क्या हो गया हमारा 1000, तब भी ये प्रॉफिट हमेशा 2 ही देगा, हमेशा पहले ही डालेंगे, इसलिए प्रॉफिट बाय वेट रेशियो तो हमेशा इसका ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि पर केजी प्रॉफिट तो ये ज्यादा दे रहा है, ये तो 1 ही दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसके जगह ये इंसर्ट करता, इस तरह डायरेक्ट मैं अगर 2 को ही ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते तो हमारा प्रॉफिट हो जाता, हमारा प्रॉफिट पूरा 1000 हो जाता, तब वेट भी पूरा W हो जाता। समझ में आ रहा है कि जब सेम वेट और सेम तो वेट रहेगा, सेम प्रॉफिट और सेम वेट रहेगा, तो प्रॉफिट बाय वेट रेशियो तो 1 रहेगा। अब मैं प्रॉफिट बाय वेट रेशियो को अगर मैं W को अगर मैं बहुत बड़ा नंबर दे दूं तो वो गलत दे रहा है ना, बार बार प्रॉफिट तो इससे ज्यादा हो सकता है, मैक्सिमाइज तो नहीं कर पा रहा है। देखिए क्लियर है कि नहीं, प्लीज बताइएगा। तो इसलिए क्या है, यहाँ हम ग्रेडी मेथड यूज नहीं कर पाते। चलिए ठीक है, अब ग्रेडी मेथड यूज नहीं कर पा रहे हैं तो डायनेमिक क्या यूज कर पाएंगे। तो अब हमें ये सब देखना है कि डायनेमिक यूज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसके पास सबस्ट्रक्चर है कि नहीं, रिकरेंस है कि नहीं, और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है कि नहीं, तब हम यहाँ पे डायनेमिक कर पाएंगे। ठीक है, तो डायनेमिक स्टार्ट करने से पहले अब हम लोग ये देखते हैं कि ब्रूट फोर्स मेथड, ब्रूट फोर्स मतलब एग्जॉस्टिव सर्च। तो ब्रूट फोर्स हम देखते हैं हमेशा, ब्रूट फोर्स मेथड, ब्रूट फोर्स मेथड को क्या देखें, ब्रूट फोर्स मेथड आपके गेट एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए हम लोग इसे भी देखते हैं, डायनेमिक जाने से पहले इसे भी देखते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव सर्च भी कहते हैं। एग्जॉस्टिव सर्च मतलब इसमें क्या है, सारे पॉसिबिलिटीज को हम लेते हैं और उसके बाद उसे कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, ये मैं डायग्राम बनाया था ग्रेडी मेथड, जो आप देखिए कोई भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, कुछ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ग्रेडी से हो जाता है, डायनेमिक तो सारे ऑप्टिमाइजेशन को कर देते हैं,
लेकिन डायनेमिक क्या है, कभी पॉलिनोमियल लेते हैं, कभी एक्सपोनेंशियल लेते हैं, लेकिन ये हमेशा पॉलिनोमियल ही लेता है ग्रेडी, हमेशा पॉलिन। तो हम, लेकिन हम डायनेमिक जनरली यूज नहीं करते हैं। जब ग्रेडी हो जा रहा है तो ग्रेडी ही कर लो, क्योंकि ग्रेडी तो हमेशा कम टाइम लेता है ना। तो डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम ग्रीडी थे, ये सब प्रिम्स एल्गोरिथम ग्रीडी थे, क्रूस्कल ग्रीडी थे, ठीक है। अब देखिए ब्रूट फोर्स एग्जॉस्टिव सर्च जो है वो क्या करते हैं, वो बोलेंगे कि सारे पॉसिबिलिटीज को ले लेते हैं, जितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कॉम्बिनेशन का। अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट था 1 2, तो कितने प्रकार से ऑब्जेक्ट को हम इंसर्ट कर सकते हैं। 1 2 अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर आपके पास मैं दो ऑब्जेक्ट दूं, तो आप क्या कर सकते हो, या फिर इसे इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे, या फिर इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है। फिर अगर आपके पास ऑब्जेक्ट दो है, इसे इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, तो कितने ऑप्शंस हो गए, 2 to 4, मतलब कैसे, वन को सिर्फ वन इंसर्ट किए, सिर्फ टू इंसर्ट किए, 1 2 दोनों किए, पहले 2 1 किए, देखिए। तो आपके पास कितने पॉसिबिलिटीज आ गए, चार पॉसिबिलिटीज आ। तो इसी तरह हमें एग्जॉस्टिव सर्च में हमें पता करना है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट रहेगा, तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज आपके हो सकते हैं ऑब्जेक्ट को कंसिडर करने के लिए। तो आप देखेंगे तो 2 to 4 n आएगा, तो उसे लिख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं पहले। तो एग्जॉस्टिव सर्च आपका देखिए, ब्रूट फोर्स सर्च, एग्जॉस्टिव सर्च हमारा क्या हो जाएगा, 2 to the n हो जाएगा। सो लेट अस एज्यूम दैट, लेट अस एज्यूम दैट वी हैव, लेट अस एज्यूम दैट वी हैव n ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, n ऑब्जेक्ट्स एज 1 2 3 4 n, सो हम हमारे पास क्या है, फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट इन 0 1, फॉर एवरी एलिमेंट इन 0 1 knapsack। देखिए इसका नाम ही इसलिए दिया है 0 1 की, हम कंसिडर करेंगे ऑब्जेक्ट को या फिर नहीं करेंगे, इसलिए 0 1 इन 0 1 knapsack, 0 1 knapsack, either we either we could either we could include either we could include it in knapsack, either we could include it in knapsack, or it could be left out, or it could be left alone, or left out, or it could be left out. So all the elements, all the elements have two choices. So all the elements have two choices. Okay, सारे एलिमेंट के दो choices है. So the number of so the number of solution so the number of solution we are so the number of solutions we are going to get is 2 into 2 into 2 into 2 into up to n times, that is 2 to the power n, that is 2 to the power। लिख लीजिए, लिख लिए होंगे तो बोलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे हमें 2 to the power n प्रॉब्लम को एग्जामिन करने पड़ रहा है। therefore we might have to therefore we might have to examine therefore we might have to examine 2 to the power n solutions in order to find the, so हमें 2 to the power n प्रॉब्लम्स को एग्जामिन करना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा अगर ब्रूट फोर्स करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ब्रूट फोर्स तो आपका क्या हो गया, 2 to the power n प्रॉब्लम्स हो गया। तो आपको, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अप्रोच जाते हैं। तो हम देखेंगे कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर पाएंगे कि नहीं, इन ऑर्डर टू फाइंड दी in order to find out the ऑप्टिमल आंसर, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे डायनेमिक अप्रोच में। So therefore you might have to examine 2 to the n solution in order to find out the optimal solution और optimal answer, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम कुछ नोटेशन यूज करेंगे, जैसे नैपसैक के लिए, ठीक है। तो हमें अब देखना है कि हम कैसे इसको कर सकते हैं, उदाहरण लीजिए जैसे आपके पास एक नैपसैक, ठीक है, केस है। यहाँ मैं लिखूंगा आई, यहाँ पे आपको लिखेंगे कि आपके पास इतने एलिमेंट, इतने ऑब्जेक्ट्स है और इतना वेट उसका रिमेनिंग है, ये वेट उसका रिमेनिंग है, ठीक है। देखिए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ। लेटस, ये नोटेशन हम लोग यूज करेंगे,
अब हम लोग डायनेमिक यूज करने वाले हैं। लेट अस से केएस रिप्रेजेंट नैपसैक। केएस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नैपसैक। ठीक है, तो ये सब अपने नोट्स में लिख लीजिएगा ताकि आपको बाद में जब आप रिवीजन करें तो ये सब समझ में आए। तो केएस आपको बता रहे हैं कि आपके पास आई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर मैं यहाँ 5 लिखूं तो आपके पास ऑब्जेक्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जेक्ट है। तो 5 ऑब्जेक्ट को है आपके पास, और आपको कैपेसिटी है उसका डब्ल्यू। आपका जो नैपसैक जो बैग है, नैपसैक मतलब तो बैग ही होता है, उस बैग का कैपेसिटी या कंटेनर का कैपेसिटी डब्ल्यू है। आपको इस 5 ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे भी एक कॉम्बिनेशन करके ऐसे ऑब्जेक्ट को डालना है उसमें ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो इसका मतलब, तो इसको कमेंट में जैसे हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब तब हमारा हो गया कि इस नोटेशन का मतलब क्या हो गया? इट मीन्स अब हम लोग रिकरेंस रिलेशन देंगे आपको। ठीक है, इट मीन्स वी हैव आई एलिमेंट्स। हमारे पास आई एलिमेंट्स है। आई एलिमेंट्स टू बी कंसिडर टू बी टू बी कंसिडर हमें क्या आई एलिमेंट्स कंसिडर करना है। एंड द कैपेसिटी एंड द कैपेसिटी एंड द कैपेसिटी ऑफ knapsack एंड द कैपेसिटी ऑफ knapsack रिमेनिंग। हाँ देखिए, रिमेनिंग, ये रिमेनिंग कैपेसिटी है, इतना बचा हुआ है। अभी आपको इससे ऑब्जेक्ट से मिलके ये करना है। रिमेनिंग रिमेनिंग is W, then we would, चलिए इसका मतलब यही है। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चंस इतने लिखते हैं। इसका मतलब यही है दैट इट मींस वी हैव आई एलिमेंट्स टू बी कंसिडर एंड द कैपेसिटी ऑफ द knapsack रिमेनिंग इज W। इतना रिमेनिंग उसका कैपेसिटी है, इतना रिमेनिंग उसका कैपेसिटी है। चलिए, हो गया होगा तो बोलिएगा, ठीक है ना। अब हमारा काम यहाँ पे क्या है कि आपको देखना है कि जैसे ith एलिमेंट आपके पास, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे केएस 5 लिया और यहाँ कैपेसिटी 10 ले लिया, तो आपके पास 5 एलिमेंट्स है, उसको करना। अब आपको पता करना है कि अगर मैं इस पांचवा एलिमेंट को अगर कंसिडर करूँ, विल कंसिडर द फिफ्थ एलिमेंट, देन वेदर इट इज गोइंग टू गिव ए मैक्सिमम प्रॉफिट और नॉट। देखिए, जैसे हमने ये देखे थे, ये वाला ऑब्जेक्ट देखे थे, ये जैसे कौन सा एग्जाम्पल था हमारा? ये एग्जाम्पल था। अब आपको क्या करना है? अब आप जैसे आप इसका ये कर रहे हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट था 1 2 4 10 12 28, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3, ये हमने पहले एग्जांपल लिए थे। ठीक है, जिसका प्रॉफिट ये यहाँ पे हो गया वेट, यहाँ हो गया इसका प्रॉफिट, प्रॉफिट बाई वेट रेशियो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7। तो जैसे अगर हमारे पास अगर 3 ऑब्जेक्ट है कंसिडर करने के लिए, 3 ऑब्जेक्ट है और कैपेसिटी आपका था 6, तो आपको क्या है, आपसे पूछा जाएगा मतलब आप कैसे करेंगे इसको। मतलब अगर 3 ऑब्जेक्ट आपको कंसिडर करना है और आपके पास कैपेसिटी 6 है, तो आप क्या हो सकता है, आप अगर इस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे, थर्ड ऑब्जेक्ट को, तो थर्ड ऑब्जेक्ट को जब कंसिडर करेंगे तो शायद वो मैक्सिमम प्रॉफिट दे। आप यहाँ क्या एक या फिर इंक्लूड कर सकते हैं बैग में या फिर लीव कर सकते हैं। तो यहाँ क्या, अगर यहाँ क्या है, आप उसे कंसिडर कर सकते हैं तो प्रॉफिट ले लेंगे P3 का, अगर कंसिडर किए तो। अब कितने ऑब्जेक्ट बच जाएंगे? 2। अगर आप इसे कंसिडर कर लिए तो इसका वेट तो इससे कम हो जाएगा ना, कैपेसिटी का रिमेनिंग। तो 6 माइनस 4 2 हो गया। ठीक है, और अगर ये हुआ, और अगर इसे हम कंसिडर नहीं करें तो कैपेसिटी, अब नैपसैक क्या क्या हो, देखिए रिकरेंस इक्वेशन आ रहा है, तो आपके पास कितने ऑब्जेक्ट रिमेनिंग हो जाएंगे? 2 ही होंगे, लेकिन वेट कितना हो जाएगा? 6। ये कब होगा? जब इसका जो कैपेसिटी है, जो इस ऑब्जेक्ट का जो कैपेसिटी है, जैसे W3 वेट जो है इसका वो ज्यादा है, सॉरी स्मॉलर देन इक्वल टू है कैपेसिटी से, स्मॉलर देन इक्वल टू है कैपेसिटी से, स्मॉलर देन इक्वल टू है कैपेसिटी। देखिए ये समझ में आया कि नहीं बताइए। अगर आप इसे कंसिडर करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को अगर इंक्लूड करेंगे या फिर नहीं इंक्लूड कर सकते, तो आपके पास के दो दो ऑप्शन है। तो जब आप इंक्लूड करेंगे तो ये P3 का इसका प्रॉफिट हो गया, कैपेसिटी रिड्यूस हुआ इसलिए इसका वेट 4 था, अब कैपेसिटी बचा है 2। अब दो ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करेंगे 1 2, और एक दूसरा के आप इसको इंक्लूड नहीं किए तब भी आपके ऑब्जेक्ट कितने बचे? 2। तब कैपेसिटी 6 रहेंगे उसे। इन दोनों में से जो मैक्सिमम प्रॉफिट देगा वो आप कंसिडर करेंगे, वो आप कंसिडर करेंगे। ये हो गया आपका एक रिलेशन। आप क्या करें, इसको इस तरह करके आप कर पा रहे हैं इसे।
आप कैसे कर रहे हैं डायनेमिक, बड़े प्रॉब्लम को देखिए छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये आपका रिकरेंस इक्वेशन की तरह हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? आपको पता करना है कि तीन को आप अगर तीन ऑब्जेक्ट है और कैपेसिटी आपके 6 है, तो आपको पहले पता करना है कि मैं थर्ड ऑब्जेक्ट को कंसिडर करूं कि ना करूं। तो हम कैसे कर सकते हैं, ये तरीका है। एक में देख रहे कंसिडर कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट आएगा, एक में कर रहे एक में नहीं कर रहे तो ये आएगा, इन दोनों में से जो मैक्सिमम हो। और ये सब भी हम लोग करेंगे कि हम सब प्रॉब्लम में कर दिए। अब यस सर, डिवाइड एंड कॉन्कर भी बोलते हैं, ठीक है। नहीं, ये डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं है, अभी डायनेमिक ही कर रहे हैं हम। अब जैसे एक और क्या हो सकता है, अब जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई तीन ऑब्जेक्ट है और वे कैपेसिटी जीरो है, मतलब तीन ऑब्जेक्ट है लेकिन वहां पे कैपेसिटी नहीं, तो यहाँ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि आप तो इंसर्ट ही नहीं कर सकते। या फिर आपके पास अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है और प्रॉफिट कैपेसिटी तीन है तो भी जीरो, मतलब इन दोनों में से कोई एक भी जीरो रहेगा तो प्रॉफिट जीरो मिलेगा, तब तो प्रॉफिट जीरो ही मिलेगा। क्योंकि अगर कैपेसिटी ही नहीं है और कुछ जगह ही नहीं है इंसर्ट करने के लिए तो जीरो ही हो गया, और ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो प्रॉफिट क्या मिलेगा, तो भी जीरो हो गया। इन दोनों में से कोई भी जीरो, जीरो। अब दूसरा क्या है, अब जैसे ये केस देखे जब उसका वेट कैपेसिटी से कम था, वेट कैपेसिटी से कम था। अब एक केस क्या हो सकता है कि जैसे आपने, मैं इसका कैपेसिटी कर देता हूं 9। अब तो आपको जब इसे कंसिडर कर रहे हैं, 3 है, तीन ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है, कैपेसिटी 6 है, कैपेसिटी 6 है। जब आप इस पे जाएंगे, जब आप इस पे जाएंगे तो तीसरे ऑब्जेक्ट पे जाएंगे तो कैपेसिटी तो अब तो क्या है, इसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो वेट है 9 वो कैपेसिटी से ज्यादा है, वो कैपेसिटी से ज्यादा है। तो जब कैपेसिटी जैसे 3 हुआ और ये था, तो यहाँ क्या हो गया, जो वेट है 3 का वो ज्यादा है कैपेसिटी से, वो ज्यादा है कैपेसिटी से। तो आप क्या करेंगे, उसे इंक्लूड ही नहीं करेंगे, उसे छोड़ दिए और दो ऑब्जेक्ट से फिर उसे कंसिडर करेंगे। ये हो गया आपका, इस तरह करके हम रिकरेंस बनाएंगे। तो हमारा रिकरेंस इक्वेशन किस तरह होगा, इसका इसका रिकरेंस इक्वेशन हमारा होगा, तो रिकर्सिव इक्वेशन और या फिर रिकरेंस। देखिए, ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए, लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम, कहीं पर भी किसी को डाउट होगा हेजिटेट मत कीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेट अस एज्यूम दैट ith एलिमेंट इज गोइंग टू हैव वेट। आप एज्यूम कर लीजिए कि ith एलिमेंट इज गोइंग टू हैव, is going to have weight, is going to have weight wi, weight उसका wi रहेगा, and profit of, and profit of pi, प्रॉफिट क्या होगा, pi होगा, वेट wi होगा और प्रॉफिट pi होगा, वेट wi प्रॉफिट pi। देखिए अब इसका रिकरेंस कैसे बनेगा, ये आपका नैपसैक, आई एलिमेंट्स आपको कंसिडर करना है, कैपेसिटी w। पहले क्या है, पहले आप क्या करेंगे, अगर आप इसे कंसिडर की, जब इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसका अगर जब आप इसे कंसिडर किए तो ये इसका वेट, इसका प्रॉफिट ले लिए, फिर नैपसैक कॉल की i-1 रिमेनिंग से, और w माइनस क्या होगा, wi, इसका वेट रिड्यूस कर, जब आप इसे कंसिडर की। और दूसरा क्या होगा, या ये कर सकते हैं या फिर उसे कंसिडर, मतलब उस एलिमेंट को ले ही नहीं रहे, उसका प्रॉफिट नहीं इंक्लूड कर रहे, तो उसको छोड़ के बाकी सब कर। ये कब केस होगा, जब W1 का वेट स्मॉलर देन इक्वल टू W होगा। इन दोनों केस में से आप मैक्सिमम लेंगे, इन दोनों केस में से आप मैक्सिमम। जो पहला केस मैं बताया था कि आपके पास दो केस हो सकते हैं, या फिर उसे कंसिडर कीजिए या फिर उसे लीव कर दीजिए। ये कंसिडर कर रहे हैं, तो कंसिडर कर रहे थे इस ऑब्जेक्ट का, ith ऑब्जेक्ट का आपने प्रॉफिट लिख दिए, और फिर रिमेनिंग ऑब्जेक्ट i-1 उसको छोड़ के, दो ऑब्जेक्ट रहा तो दो, और उस कैपेसिटी रिड्यूस हो जाए क्योंकि इसको आप कंसिडर किए। तो ये एक प्रॉफिट देगा, दूसरा आपको ये देगा जब आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो जब कंसिडर नहीं कर रहे तो i-1 ऑब्जेक्ट है और वेट उसका w हो गया, तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या है वो आप बता दें, ठीक है। ये एक हो गया। अब दूसरा क्या हो, दूसरा जैसे जीरो, क्यों, जीरो जीरो कब होगा, जब या फिर आई जीरो होगा या फिर डब्ल्यू जीरो होगा, या फिर आई जीरो या फिर डब्ल्यू जीरो। अब तीसरा केस क्या है, आप नैपसैक पे कॉल कर देंगे। अब तीसरा केस क्या है, जब इसका वेट ज्यादा हो गया, जब इसका वेट डब्ल्यू आई का वेट कैपेसिटी से ज्यादा है, जब डब्ल्यू आई का वेट कैपेसिटी से ज्यादा है, ठीक है, इस डब्ल्यू से,
इसका डब्ल्यू आई का वेट ज्यादा है, आप इसको इंक्लूड ही नहीं कर सकते क्योंकि फ्रैक्शन तो कर नहीं सकते, तो आप क्या कर देंगे, रिमेनिंग ऑब्जेक्ट पे चल जाएंगे, रिमेनिंग ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे i-1। ये हो गया उसका रिकरेंस। देखिए क्लियर है कि नहीं, बताइए। रिकरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका रिकरेंस इक्वेशन, ये हो गया आपका रिकरेंस इक्वेशन। तो हमने बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में कर दिए, ऑप्टिमल स्ट्रक्चर भी मिला हमें, फिर रिकरेंस इक्वेशन भी मिला। अब हम देखते हैं रिकरेंस ट्री और देखेंगे कि यूनिक सब प्रॉब्लम है कि नहीं। अब रिकरेंस ट्री देखेंगे, फिर देखेंगे यूनिक सब प्रॉब्लम है कि नहीं। अब देखिए क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे रिकर्शन ट्री, रिकर्शन ट्री एंड यूनिक सब प्रॉब्लम, एंड यूनिक सब प्रॉब्लम। ठीक है। अब आपका रिकर्सन रिकर्सन ट्री इसमें कैसे हुई, जैसे आप मान लीजिए 10 ऑब्जेक्ट है और कैपेसिटी भी 10 है और सब ऑब्जेक्ट का वेट एक एक है। मान लीजिए लेटस एज्यूम, दैट, आप एज्यूम कर लीजिए दैट वी हैव वी हैव 10 आइटम्स, वी हैव 10 आइटम्स। आप एज्यूम कर लीजिए कि आपका पास 10 आइटम, वी हैव 10 आइटम्स, दैट इज n इक्वल टू 10 एंड कैपेसिटी इज 10। कैपेसिटी भी आपका क्या है, कैपेसिटी इज 10, दैट इज w इज 10। अब हम यहाँ एज्यूम भी ये कर ले रहे हैं, देखिए ये हमारा एजम्पशन है ताकि आपको चीजें अच्छी से समझ में आएंगे, रिकरेंस ट्री कैसे होगा, यूनिक कैसे होगा। ठीक है। इट इज एज्यूम दैट वी हैव 10 आइटम्स, दैट इज n इक्वल टू 10 एंड कैपेसिटी इज, तो ऑब्जेक्ट 10 ऑब्जेक्ट है और कैपेसिटी आपने 10 मांग ली है, और एज्यूम कर लेते हैं कि हर ऑब्जेक्ट का वी एज्यूम हियर, देखिए हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं, जरूरी नहीं आपको करना है, मतलब हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं। वी एज्यूम हियर दैट एवरी ऑब्जेक्ट वेट इज 1, हर ऑब्जेक्ट का वेट 1, हम एज्यूम कर लेते हैं एवरी ऑब्जेक्ट वेट इज 1। ठीक है। तो आप एज्यूम कर लिए, पहले में एज्यूम की, लेटेस्ट एज्यूम दैट वी हैव 10 आइटम्स, हम एज्यूम किए 10 आइटम है, कैपेसिटी भी उसका 10 है। फिर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा कैपेसिटी हर ऑब्जेक्ट का 1 है। ठीक है। चलिए अब इसका हम ट्री बनाएंगे, अब इसका हम ट्री बनाएंगे, लिख लिए होंगे तो बोलिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में ट्री बनाएंगे क्योंकि उस जगह ज्यादा नहीं। लिख लिए आप लोग। अब देखिए इसका करते हैं, कैपेसिटी आपका नैपसैक पे जाते हैं, 10 है इसका, 10 ऑब्जेक्ट है, तो आपके अगर 10 ऑब्जेक्ट है उसका कैपेसिटी 10 है, उसकी कैपेसिटी 10 है, तो आप क्या कर सकते हो, या फिर इस ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं या फिर उसे लीव कर सकते हैं। और आप जानते हैं हर ऑब्जेक्ट का कैपेसिटी 1, हर ऑब्जेक्ट का वेट 1 है। तो जब आप इसे लीव करेंगे, यहाँ लीव का लिखते हैं, जब मैं इसे कंसिडर नहीं करता हूं तो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट 10 हो गया, तो वेट तो 10 ही हो जाएगा। अब इसमें क्या है, आपने कंसिडर नहीं किया तो आपका कैपेसिटी हो, इसमें आप कंसिडर कर लिए तो कैपेसिटी क्या होगा, रिड्यूस हो गया होगा। फिर ऐसे ही दो दो केसेस हम कंसिडर करते चल जाएंगे, दो दो केसेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो अभी ज्यादा है ही नहीं कैपेसिटी से। तो फिर इसमें क्या होगा, आप एक बार इसे कंसिडर करेंगे, तो एक ऑब्जेक्ट रिड्यूस हो गया, वेट इसका रिड्यूस होकर 9 हो जाएगा। दूसरा में क्या है आप अब दूसरा में क्या है, यहाँ पे आप इसका अगर कैपेसिटी 10 है तो आप इसको यहाँ पे क्या किया, आप कंसिडर किए, यहाँ पे आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तब भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तो रिड्यूस हो ही जाएगा, तो 8 हो गया, और वेट उतना ही रहेगा क्योंकि हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। कंसिडर एक जगह कंसिडर किए, इसे इंक्लूड किए, तो एक वेट कम हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर भी फिर एक ऑब्जेक्ट रिड्यूस करते, कंसिडर करते हैं इसको, तो वेट रिड्यूस हो गया, यहाँ पर भी तो ये रिड्यूस हुआ, लेकिन इसको हम लिए नहीं, इसको इंक्लूड किए नहीं 9th को, तो कैपेसिटी 9 हो गया। इसी तरह फिर ये यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पर भी 2 जाएगा, 7 7, फिर यहाँ पे क्या होगा, 7 8, क्योंकि यहाँ इंक्लूड नहीं किए। इसी तरह करते 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 ये देखिए मैक्सिमम कहाँ पे चल जाएगा, 0 0, एक एक यहाँ कंसिडर करते जा रहे हैं, यहाँ कंसिडर करते जा रहे हैं, 10 था, 9 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, फिर 0, तो ये क्या हो जाएगा, डेप्थ इसका क्या हो गया। इस तरह अगर करें, और यहाँ देखिए यहाँ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम भी है, देखिए 8 9,
यहाँ भी 8 9 है, देखिए ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे। और भी अगर करेंगे, इसको भी अगर ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 8, और एक हो जाएगा 7 और 9। देखिए ये भी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो हमें इतना फंक्शन कॉल करने की दरकार नहीं, मतलब देखिए आपने देखा कि ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है, आप एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर पाए, तो इसका मतलब पहला चीज हमें मिल गया। फिर आपने रिकरेंस इक्वेशन मिल गया आपको, दूसरा चीज आपको मिल गया। फिर आपको क्या है, आप जब रिकरेंस ट्री देख रहे हैं तो हाइट तो इसका इन जा रहा है, तो आपको पता है जब हाइट इन रहेगा तो कंप्लीट है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में 2 टू द पावर h-1 आ जाता है, तो मतलब एसिम्प्टोटिक वाइज 2 टू द n इसके नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टोटल जो हो जाएंगे आपके यहाँ पे 2 टू द n हो जाएंगे, लेकिन हमें इतने फंक्शंस के लिए करना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, और भी अगर ब्रेक करेंगे तो और भी प्रॉब्लम्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हमें सब प्रॉब्लम मिल जाते हैं, इसलिए हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज करें, ठीक है। अब हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे आए। तो विदाउट यूजिंग, अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टू टू आर इन यूनिक प्रॉब्लम, मतलब टोटल प्रॉब्लम हमारे इतने हो जाएंगे, इतना करना पड़ेगा। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा टू टू पावर इन। सो ब्रूट फोर्स मेथड और एग्जॉस्टिव सर्च से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है टू टू पावर इन। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो so so the number of so the number of the number of function call so the number of function call so the number of function call required so the number of function call required for this कितने number of function call required है for this is big O of 2 to the power n। if we implement directly, अगर मैं directly implement करूंगा तो if we implement directly if we implement it directly using the using the recursive function से अगर हम यूज करेंगे तो हमें इतना करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि since the depth is big O of n, डेप्थ हमारा क्या है, big O of n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा अगर रिकरेंस यूज करेंगे तो, अगर डायरेक्टली इम्प्लीमेंट, तो अगर डेप्थ उसका n है तो स्टैक का साइज कितना रिक्वायर होगा, बिग O ऑफ n। स्टैक का साइज क्या रिक्वायर होगा, बिग O ऑफ n। since the depth is big O of n, the space complexity is going to your so exhaust इस अगर हम डायरेक्टली करेंगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाए, इज गोइंग टू बी देखिए ये सब पूछते हैं आपकी गेट एग्जाम में, इज गोइंग टू बी बिग ऑफ एन। अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज नहीं करेंगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ये जो जितना हाइट ऑफ द ट्री है, सो डेप्थ आपका बिग ऑफ एन उतनी ही होगा, ठीक है। क्यों स्टैक में रहेगा, इसके लिए इसके लिए एक एक हर लेवल के लिए एक स्टैक सेल लगता है हर लेवल के लिए, तो जो जितना लेवल है उतना ही। तो इज गोइंग टू योर बिग ऑफ एन if we implement it using रिकर्सिव फंक्शन। अगर हम रिकर्सिव फंक्शन से यूज करेंगे तो हमारा ये होगा, चलिए लिख लिए होंगे तो बोलिएगा। सो इफ वी यूज एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू योर बिग ऑफ 2 टू द पावर, बिग ऑफ 2 टू द, चलिए सभी कोई का हो गया, वेरी गुड। अब देखिए, अब आपको पता करना है, हमने यहाँ पे क्या लिखे थे, हमने रिकरेंस ट्री देख लिए। अब हमें पता करना है यहाँ पे यूनिक सब प्रॉब्लम कितने, देखिए यूनिक सब प्रॉब्लम कितने होंगे। जब आपके पास एग्जांपल लेके बताते हैं यूनिक सब प्रॉब्लम आप कैसे पता करेंगे। यूनिक सब प्रॉब्लम जब आपके पास 10 प्रॉब्लम थे, 10 वेट थे, वेट आपका कैपेसिटी 10 है, और ऑब्जेक्ट भी आपके पास 10 है। अगर इसका वेट भी 10 होगा और ऑब्जेक्ट का नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी 10 हो गए और वेट भी 10 हो गए, तो कैसे बनेगा ये। तो आपको क्या सारे, अगर सबका वेट अगर एक एक हो गया तो आपको सारा कंसिडर करना पड़ेगा ना, 10 × 10 यूनिक सब प्रॉब्लम हो जाएंगे, आपको सारे कंसिडर करना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्ट 1 है तो कैपेसिटी 10, जब ऑब्जेक्ट 2 है तब कैपेसिटी 10, जब ऑब्जेक्ट 3 है तो कैपेसिटी 10, ऑब्जेक्ट 4 है तब कैपेसिटी 10। इस तरह आपको हर ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे करके 5 फिर 10 फिर 6 10 7
10, तो आपको सारा करना पड़ेगा, फिर 8, 10, फिर 9, 10, मतलब 10 ऑब्जेक्ट है, आपको अब इतना फिल करना है। आपको सारे पॉसिबिलिटीज को देखना, क्योंकि देखिए जब भी आप एल्गोरिदम लिखेंगे तो आपको देखना रहता है कि आप सारे पॉसिबिलिटीज को कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं, सिर्फ एक ही के लिए आप नहीं करेंगे। तो आपका वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि सबका वेट एक हो सकता है, 1 हो सकता है सारे ऑब्जेक्ट का, तो इस तरह करके होगा। फिर आप ऐसे हो सकता है 1 1 है और कैपेसिटी 9 है, फिर 2 है कैपेसिटी 9 है, फिर 3 है कैपेसिटी 9 है, फिर 4 है कैपेसिटी 9 है। यूनिक सब प्रॉब्लम आपके कितने हो गए, देखिए यहाँ पे कितने हो गए, इस तरह लेके 10 हो गए, फिर इस तरह के लेके 10 हो जाएंगे, फिर इस तरह करते करते जितने टोटल टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 10 into 10, दैट इज 100। यूनिक सब प्रॉब्लम, इट इज योर ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। सो अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपका, लेट n बी द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट n बी द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट n बी द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर n आपका नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड w बी द नंबर ऑफ वेट, सॉरी नंबर let w be the capacity, let w be the capacity, अगर w आपका कैपेसिटी, ठीक है। अगर लेट n बी दी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड w बी दी कैपेसिटी, n आपका नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, w अगर उसका कैपेसिटी है, तो टोटल टोटल नंबर ऑफ यूनिक सब प्रॉब्लम कितने हो जाएंगे, यूनिक सब प्रॉब्लम आपके हो जाएंगे n इंटू m, n इंटू w, दैट इज n w। लेकिन आप इसमें देखिए एक चीज मिस हो जा रहा है, जो हम लोग को ये मिलता था, 0 0 मिलता था, 1 0 मिलेगा जब एक ऑब्जेक्ट है और कैपेसिटी 0 है, या फिर 0 ऑब्जेक्ट है कैपेसिटी 1 है, जो हमारा बेस कंडीशन हो रहा था, ये जो हमारा बेस कंडीशन हो रहा था, ये जो बेस कंडीशन हो रहा था, ये तो हमें उसमें नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम एक रो और ले लेंगे। तो इसमें मतलब जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे 0 आ रहा है और कैपेसिटी पे 0 आ रहा है, तो इसको n+1 कर देंगे इंटू डब्ल्यू, एक्चुअली यही बनेगा, बट एसिम्प्टोटिक वाइज यही होगा ना, बिग ऑफ एन डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि एन डब्ल्यू इंटू हुआ, फिर एन हो गया, फिर ये डब्ल्यू हो गया, फिर +1 हो गया, एसिम्प्टोटिक वाइज ये तो बिग ऑफ एन डब्ल्यू ही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिक सब प्रॉब्लम हो जाएंगे बिग ऑफ एन डब्ल्यू ही, आप ऐसे बोल सकते हैं। एक्चुअली तो ये है, लेकिन एसिम्प्टोटिक वाइज हम एन डब्ल्यू बोलते हैं। देखिए यूनिक सब प्रॉब्लम क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए अब एग्जांपल लेके हम लोग देखेंगे कैसे इसे करेंगे, एग्जांपल लेके देखेंगे, फिर कोड भी देखेंगे, इसका बॉटम अप अप्रोच का कोड भी देखेंगे। सो एग्जांपल अब देखेंगे, एग्जांपल, ठीक है। तो अगर आप धर लीजिए कैपेसिटी इसका 6 है, कैपेसिटी अगर इसका 6 है और यहाँ पे है, यहाँ पे इसका वेट है, कैपेसिटी अगर इसका 6 है, अगर यहाँ पे वेट है और यहाँ पे प्रॉफिट है, अगर इसका ऑब्जेक्ट वेट हो गया 1 2 4, सेम वही जो मैं पहले लिए थे। कौन सा टॉपिक आ रहा है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये तो हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग देख ली, यूनिक सब प्रॉब्लम में इतना मिल गया, तो अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग करेंगे कैसे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग करेंगे ऐसे, तो एग्जाम्पल ट्रेसिंग आउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो एग्जाम्पल क्या कर रहा है, ट्रेसिंग आउट, ट्रेसिंग आउट बॉटम ऑफ डायनेमिक प्रोग्राम। आपको पता है बॉटम अप को हम टेबुलर मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये बॉटम अप अप्रोच ज्यादा अच्छा है टॉप डाउन से, क्योंकि यहाँ पे टेबल से ही हो जाता है, इटरेटिव रहता है, फंक्शन कॉल्स नहीं रहते हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली कम रहता है। लेकिन अगर एसिम्प्टोटिक वाइज तो दोनों सेम ही हो जाता है, लेकिन एक्चुअली कम रहता है। देखिए ट्रेसिंग आउट बॉटम ऑफ डायनेमिक डायनेमिक प्रोग्राम, ठीक है। चलिए, तो टोटल कैपेसिटी, तो टोटल कैपेसिटी इसे सी मान लिए और आपका 6 हो गया, ये हो गया। अब देखिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल का साइज क्या होगा, n+1 इंटू w+1। देखिए तो यहाँ टेबल जैसे यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ बना देते हैं 0 1 2 3, 0 एक हमें लेना था, फिर यहाँ पे कितने होंगे कैपेसिटी 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। आप देखिए ये हो गया आपका टेबल। देखिए यहाँ हर टेबल क्या आपको बता रहा है,
देखिए यहाँ टेबल आपको क्या बता रहा है, यहाँ बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जीरो है और यहाँ वेट है, तब आपका कैपेसिटी वन है, कैपेसिटी जीरो है, कैपेसिटी जब ऑब्जेक्ट जीरो रहेगा, जब ऑब्जेक्ट जीरो रहेगा तो कैपेसिटी तो कुछ कुछ इंसर्ट ही नहीं कर पाएंगे ना, तो कैपेसिटी तो जीरो हो गया, कैपेसिटी तो जीरो हो गया। अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है कि कैपेसिटी जीरो है, ऑब्जेक्ट वन है, कैपेसिटी टू है, ऑब्जेक्ट कैपेसिटी ऑब्जेक्ट टू है, कैपेसिटी जीरो है, ऑब्जेक्ट थ्री है, कैपेसिटी जीरो है, तो भी जीरो हो गया, तो भी जीरो हो गया। यहाँ सॉर्टिंग नहीं करना पड़ेगा, यहाँ प्रॉफिट बाय वेट रेशियो नहीं करना पड़ेगा, वो हम फ्रैक्शनल एब्स्ट्रैक्ट में करते थे। ये ग्रीडी अप्रोच है, ग्रीडी सॉरी डायनेमिक अप्रोच है। डायनेमिक में हम क्या करते हैं, जितने यूनिक सब प्रॉब्लम्स बनेंगे उसको हम टेबल बनाते हैं, बॉटम अप अप्रोच में टेबलर मेथड भी करते हैं, टेबल बना दिए। तो ये क्या था, बेस कंडीशन। अब बेस कंडीशन को लेके हम सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे अब जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे अगर ये वन 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 क्या बोल रहा है, वन वन बोल रहा है कि आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है और उसकी कैपेसिटी आपका वन है, एक ही ऑब्जेक्ट है और कैपेसिटी वन है, तो आप क्या कर सकते हो, या फिर इसे कंसिडर कर सकते हो या फिर नहीं। ऑब्जेक्ट वन का वेट कितना है, वन है, तो आप पहला वाला मैक्स मैक्स में ये दोनों में से आएगा। अगर आप इसको कंसिडर करेंगे तो प्रॉफिट पी वन प्लस, अब जीरो ऑब्जेक्ट हो गया और इसका कैपेसिटी ऐसे कंसिडर किए तो इसका कैपेसिटी कम हो गया वन से, तो जीरो हो गया। और या फिर क्या हो सकता है, जीरो वन, इन दोनों में से मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम P1 का प्रॉफिट कितना है, तो आप जब देखिए जब आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है और कैपेसिटी आपको एक बचा है, तो आपको पता करना है कि आप कौन सा सिचुएशन कंसिडर करेंगे इन दोनों में से जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो P1 का प्रॉफिट क्या हो गया, 10 हो गया, 10 प्लस देखिए जीरो जीरो, देखिए जीरो जीरो आप पहले से कर चुके हैं, देखिए जीरो, सो या फिर जीरो वन, सो जीरो वन क्या है, देखिए जीरो वन, देखिए जीरो, तो ये हो गया 10। तो ये हो गया, मतलब अगर आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है और कैपेसिटी वन है तो उसको प्रॉफिट कितना लगेगा, 10। तो प्रॉफिट कितना लगेगा, 10। समझ में आया, इसी तरीके से हमें करना है। तो आप जब देखिए जब इसे कंसिडर कर रहे हैं तो आपको या फिर इधर वाला लेफ्ट वाला लगेगा। तो गेट में बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे आपको, ठीक है, गेट में बड़े क्वेश्चंस आपको नहीं देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो गलती हो जाएगा, नहीं तो आप रैंडम यूज कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब इसे कैलकुलेट कर रहे हो वन वन के लिए तो आपको इस ये देखना पड़ रहा है, वन जीरो वन देखना पड़ रहा है, जीरो वन, या फिर वन जीरो देखना पड़ेगा, या फिर ये डायगोनल एलिमेंट देखना पड़ेगा। देखिए ये लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस जैसे हम पढ़ाए थे, या फिर ये देखो एलिमेंट लेफ्ट वाला, ये टॉप वाला, या फिर डायगोनल वाला, या फिर डायगोनल वाला। तो इसमें भी हम कंप्यूटेशन या फिर रो वाइज रो कर सकते हैं या फिर कॉलम वाइज कॉलम, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि देखिए जब आप इसे कंप्यूट करेंगे तो आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। एक ये रहा, जब वन वन किए तो जीरो जीरो पे जाना पड़ा, जीरो वन पे जाना पड़ा, एक ऐसा भी सोच सकता है वन जीरो पे भी जाना पड़ जाए। तो आप जब इसे करेंगे तो या फिर ये लगेगा या फिर ये लेफ्ट अप और डायगोनल। तो यहाँ इसके बाद इधर भी आप जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। देखिए ये कैसे करेंगे, जब टू आप रो मेजर और कॉलम मेजर दोनों कर सकते हैं, ठीक है, रो मेजर और कॉलम मेजर दोनों कर सकते हैं। मैं भी रो वाइज करता हूँ। देखिए सेम है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में जैसे किए थे कि आपको या फिर रो मेजर जाना था या फिर कॉलम मेजर, तो उसमें देखिए गेट में आपसे पूछा गया था कि क्या आप रो मेजर जा सकते हैं कि कॉलम मेजर की नहीं। गेट में हमने ये क्वेश्चंस कराए थे, कल ही हमने ये क्वेश्चंस लिए थे लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में। गेट में पूछा गया था क्या हम रो मेजर करेंगे या फिर कॉलम मेजर करेंगे या दोनों कर सकते। यहाँ क्या है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस गेट में पूछेंगे आपसे। अब जैसे अब यहाँ पे करेंगे, जैसे कैपेसिटी ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन अब कैपेसिटी दो है, इसमें भी क्या है, दो ऑप्शंस रहेंगे क्योंकि इसका वेट जो है वन का वो वन ही है। वन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट वन, ये ऑब्जेक्ट वन है, ये ऑब्जेक्ट टू है, ये ऑब्जेक्ट थ्री है। ऑब्जेक्ट वन का यहाँ पे वेट वन ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी वन। फिर आप कंसिडर कर लिए तो ऑब्जेक्ट कम हो गया, कैपेसिटी वन हो गया। फिर या नहीं किया आप कंसिडर तो ऑब्जेक्ट तो रिड्यूस हो गया लेकिन कैपेसिटी दो हो गया। तो इन दोनों में से मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे जो वेट है डब्ल्यू वन का वो क्या है, स्मॉलर है कैपेसिटी से, कैपेसिटी डब्ल्यू से, यहाँ डब्ल्यू टू है, डब्ल्यू वन वन है, ठीक है। स्मॉलर देन इक्वल रहने से आप ये वाला यूज करेंगे। देखिए तो यहाँ P1 का प्रॉफ P1 कितना है, यहाँ पे P1 आपका 10 है, 10 प्लस कोई भी एक जीरो रहेगा तो जीरो, देखिए जीरो, तो ये 10 हो गया। देखिए अभी देखिए इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं हम बताते हैं। देखिए एक ही ऑब्जेक्ट आपको हमेशा कंसिडर करना है और एक ऑब्जेक्ट का वेट, ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेट है वन ही है। ध्यान दीजिएगा, मैं फास्ट करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेट सिर्फ वन ही है और यहाँ पे आपको वेट मैं बढ़ा रहा हूँ वन टू थ्री फोर, लेकिन ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना। तो ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है और आपका वेट कैपेसिटी 100 है,
तो क्या हुआ, तब भी तो आप सिर्फ एक ही केजी का ही सामान ला सकते हैं ना। दुकान में अगर सिर्फ एक ही केजी का ही बचा हुआ है तो 99 कैपेसिटी बचा रहेगा, प्रॉफिट तो हमेशा 10 ही होगा ना। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट 1 भी है तो कैपेसिटी 3 भी रहेगा, तब भी प्रॉफिट 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 ही होगा। देखिए इस तरह फास्ट हो गए हमारे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो 1 ही है और कैपेसिटी इसका, इस ऑब्जेक्ट का वेट तो 1 है। 1 कर दिए, फिर ऑब्जेक्ट 2 भी रहा तो दो बार थोड़ी ना उसको ले सकते, जो ऑब्जेक्ट कैपेसिटी जो प्रॉफिट 20 हो जाएगा, एक ही बार लेंगे तो कैपेसिटी प्रॉफिट तो 10 ही मिलेगा ना। सो 10 करके मिलते गया। देखिए ये क्लियर है कि नहीं बताइए। ऐसे आप अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं फास्ट। फिर 2 1 का करेंगे, इसी तरह हम 2 1 का करेंगे, इसी तरह हम 2 1 का करेंगे। देखिए डाउट रहने से पूछ लीजिएगा, डाउट रहने से पूछ लीजिएगा। अब 2 1 का करेंगे, 2 1। अब 2 1 का वेट कितना है, देखिए 2 है। देखिए यहाँ W2 का वेट कितना है, 2, और कैपेसिटी आपका क्या है, 1। ये तो ग्रेटर हो गया ना, ये तो ग्रेटर हो गया। ग्रेटर में होगा तो मतलब आप 2 को इंसर्ट कर ही नहीं सकते, तो आप कहाँ जाएंगे, एक ही ऑप्शन है, इसको छोड़ दीजिए, लिफ्ट कर दीजिए ऑब्जेक्ट को, कैपेसिटी को 1/1। देखिए तो जब 2 1 में है तो 1/1 पूछ रहा है, 1/1 का केस 1 1 कितना है। देखिए, देखिए रेकरेंस में हमने ये लिखाए थे आपको कि जब वेट उस ऑब्जेक्ट का जिसको आप कंसिडर करना है, देखिए उसका ज्यादा है, वेट ज्यादा है, डब्ल्यू आई का वेट ज्यादा है डब्ल्यू से, तो उस ऑब्जेक्ट को लीव कर दीजिए और उससे छोड़ के जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग बताइए कि वेट कितना होगा उसका प्रॉफिट। ठीक है, देखिए तो इसीलिए हम 2 1, ये देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग, देखिए सब प्रॉब्लम आ रहा है, ये आप पहले से कैलकुलेट करके रखें, क्योंकि जब ये करेंगे तो ये सब का हमें वैल्यू लग सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, कैपेसिटी अब हमारा यहाँ पे बढ़ गया, 2 हो गया, कैपेसिटी 2 हो गया। अब मतलब क्या है, स्मॉलर देन इक्वल टू है। अब देखिए दोनों है तो इसका भी वेट अब 2 है, तो मतलब हम अब कंसिडर, दो केस हो गया मैक्स वाला, कि दोनों देखेंगे, जब कंसिडर करेंगे तब और जब कंसिडर नहीं करेंगे तब। तो जब कंसिडर करेंगे तो प्रॉफिट 2 को कंसिडर करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट कितने बच जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट कितने हो गए, सिर्फ एक, एक तो ले लिया और इसका कैपेसिटी 2 था, 2 - 2 0 हो गया। और जब इसे कंसिडर नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 1, एक रिड्यूस, कैपेसिटी 2 ही हो जाएगा। तो P2 क्या है यहाँ पे हमारा, P2 है हमारा, P2 का प्रॉफिट है 12, 1 0 किसी पे 0 रहेगा तो, और 1 2 कितना, 1 2 है 10, मतलब 12। तो मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट है 1 2 और कैपेसिटी 12, तो सिर्फ आप 2 को इंसर्ट कीजिए, 12 हो। ठीक है, अब इसी तरह अब हम कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 केस होगा P2। अब यहाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ वेट हो जाएगा आपका, वेट को रिड्यूस किए तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1। क्यों, क्योंकि अब एक ही ऑब्जेक्ट बचा है, P2 को कंसिडर किया, अब 3 से 2 माइनस किया तो 1 बच गया ना कैपेसिटी। अब जब इसे कंसिडर नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट कितना रिमेनिंग है, एक। अब क्या, आई का बताते हैं। आई मतलब देखिए, यहाँ आई का मतलब होता है, देखिए यहाँ में कहीं लिखाया था मैं, देखिए KIKSI W का मतलब क्या है, इट मीन्स वी हैव आई एलिमेंट्स, हमारे पास आई एलिमेंट्स, आई एलिमेंट्स टू बी कंसिडर एंड द कैपेसिटी ऑफ नैपसैक रिमेनिंग इज W। आई एलिमेंट्स, अगर मैं लिखूं KS5W तो मीन्स हमारे पास 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया P2 हो गया 12, अब 1 1 है आपका 10, 1 1 है आपका 10, तो ये हो गया 10, और 1 3 है आपका 10, तो यहाँ हो गया 22, यहाँ हो गया 22, तो ये हो गया 22। ठीक है, अब देखिए यहाँ 22 पहुंच गए जब कैपेसिटी 3 था। जब दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट को कंसिडर किए तो कैपेसिटी 3 हुआ ना, 1 2, तो मैक्सिमम वेट तो 3 ही हुआ। देखिए अब यहाँ भी टाइम बचा सकते हैं, 1 2 क्या हो गया 3, दोनों कंसिडर करेंगे तो वेट कितना होगा 3, कैपेसिटी 3 दिया, तो उसके बाद मैं कैपेसिटी फिर बढ़ाऊंगा तो भी तो सिर्फ यही दोनों को कंसिडर करेंगे, तब भी तो वेट 2022 ही होगा ना, 2022 कैपेसिटी 4 कर दिया तो भी तो 22 होगा, क्योंकि सिर्फ इसी दोनों को करना है। फिर कैपेसिटी 5 हो गया, फिर भी इसी को करना है। देखिए एक मैं ले लेता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ, 2 4 ले लेते हैं, 2 4 ले लेते हैं। ठीक है,
2 4 ले लेते हैं। सो 2 4 में आपका क्या होगा देखिए, 2 और 4। देखिए अगर आपको ट्रिक समझ में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट कीजिए। 2 4 में क्या है, 2 को कंसिडर किए तो अब कितने ऑब्जेक्ट बच गए, एक। तो 2 का वेट कितना था, 2, अब कितना बचा, 2। अब एक में आप इसे कंसिडर किए ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट एक ही बचा, कैपेसिटी 4। सो P2 है आपका 12, 1 2 है आपका, 1 2 है आपका 10। हमेशा 1 4 क्या है, 1 4 10, तो हमेशा 22 ही आएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह हम 3 1 करेंगे, अब हम 3 1 करेंगे, रो वाइज कर रहे हैं, रो वाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम 3 1 करेंगे। सो नैपसेक बता रहे हैं कि 3 ऑब्जेक्ट है, अब आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है, 1 2 3, 3 ऑब्जेक्ट है और कैपेसिटी 1 है, कैपेसिटी 1 है। थर्ड ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 4, मतलब आप थर्ड ऑब्जेक्ट को कंसिडर ही नहीं करेंगे। वो कंडीशन हो गया पहला वाला कि डब्ल्यू आई का वेट ज्यादा है कैपेसिटी से, डब्ल्यू आई का वेट ज्यादा है डब्ल्यू से, कैपेसिटी से, तो आप इसे कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो आप कहाँ चल जाएंगे, एक कम, 2 1, 2 1 देखिए आप पहले से किए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, 2, कैपेसिटी अब क्या होगा, 2। कैपेसिटी जब 2 होगा तो भी ज्यादा है, तब भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ कैपेसिटी 4 तक है। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2, कंसिडर नहीं किया, 2 2 क्या है हमारा, 2 2 है हमारा 12, 2 2 है हमारा 12। अब 3 3, फिर भी ज्यादा है, तो यहाँ फिर हो गया, अब कैपेसिटी हो जाएगा 3, 2 इसे छोड़ दिए, एलिमेंट 2 बचा, 2 3, 2 3 का कितना है, 2 3 22 है। अब देखिए कैपेसिटी अब 4 है, अब हम कंसिडर करेंगे, अब ग्रेटर नहीं हो, अब 4 होगा, अब कैपेसिटी क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू आई का वेट स्मॉलर देन इक्वल टू डब्ल्यू, इक्वल ही है। तो यहाँ दो केस अब कंसिडर करेंगे और नहीं करेंगे, तो दोनों में से मैक्सिमम क्या हो। तो P3 को कंसिडर किए तो बचा 2 एलिमेंट, कैपेसिटी तो जीरो हो गया, कैपेसिटी जीरो हो गया क्योंकि इसका वेट ही 4 है। अब हम इसे क्या किए, अब यहाँ 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट से हम कंसिडर, लास्ट थर्ड एलिमेंट कंसिडर नहीं किया, तो कैपेसिटी 4 हो गया। तो P3 हमारा का, P3 का प्रॉफिट है 28, एंड 2 जीरो इज जीरो, कहीं भी जीरो रहेगा, 2 4 क्या है, 2 है, 22, तो 28 आ, 28। अब इसी तरह हम 3 5 के लिए करेंगे, 3 5 के लिए, तो इसे कंसिडर किए तो 5 से 4 हटाए तो 1 बचा, 5 से 4 रिमूव कर दिए, मतलब सब्सट्रैक्ट किए, तो कैपेसिटी 1 हुआ। जब इंक्लूड किए, तो जब इंक्लूड नहीं कर रहे हैं थर्ड ऑब्जेक्ट को, तो 2 ऑब्जेक्ट बचा, कैपेसिटी 5 हो गया। सो P3 हो गया हमारा 28। नहीं, आगे 28 कैसे रहेगा, हम यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ आप आगे 28 हमेशा नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे तो अगर तीनों को कंसिडर करेंगे तो तीनों का वेट कितना हो रहा है, 7। 7 के बाद से ज्यादा होगा तब ना, जैसे यहाँ पे क्या है, 4 2 6, अगर टोटल का वेट 7 है, उसके बाद अगर कैपेसिटी 7 रखू, 8 रखू, 9 रखू, तब हमेशा जो लास्ट में आया होगा 7 में, तब वही होगा ना। समझिए, ट्रिक को समझिए, जब आपका कैपेसिटी, आपके पास उस दुकान में सिर्फ 6 केजी 7 केजी ही सामान है, और आपको मैं बोला हूं कि 10 केजी का सामान लेके आओ, तो आप 7 केजी ही ना ला पाओगे। तब यहां तो आपके पास 7 केजी है टोटल, लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूं 5 केजी ला रहे, 6 केजी ला रहे, तो हमेशा 28 नहीं आएगा ना। तो आपको कुछ पोर्शन लेना होगा, कुछ पोर्शन लीव करना पड़ेगा मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह पूछना है। सो P3 का आपका वेट हो गया 28, 28, एंड 2 1 क्या है, देखिए 2 1 है आपका, 2 1 है आपका 10, 2 1 है आपका 10, एंड 2 5 क्या है, 2 5 है आपका 22। तो यहाँ पे हो गया 38, यहाँ पे हो गया आपका 38, तो 3 5 आपका 38 हो गया। अब इसी तरह आप 3 6 निकालेंगे, अब इस तरह आपका जब 3 6 निकालेंगे, मतलब आपके पास अब 3 ऑब्जेक्ट है, कैपेसिटी अब 6 है, तो इसे कंसिडर किए तो अब 2 ऑब्जेक्ट बच गया। इसका वेट था 4, 4 हटा दिए, इससे माइनस किए, तो अब कितना वेट बचा, 2। अब इसी तरह इसका कैपेसिटी, अब इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 6।
तो P3 का वेट 28 है, इन केस टू टू कितना है, टू हमारा 12 है, देखिए टू हमारा 12 एंड 6 मतलब यहाँ बोला दो ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना है, 1 2 और कैपेसिटी 2 है, मतलब सिर्फ दो को कंसिडर किया तब 12 हुआ। 6 कितना है, देखिए 6 है आपका 22, तो यहाँ हो गया 40, देखिए मैक्सिमम हो गया आपका 40। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, मतलब अगर तीन ऑब्जेक्ट है, कैपेसिटी आपका 6 है, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 40 मिलेगा बाय दिस वे। क्लियर है कि नहीं, आप बताइए। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पे जाते हैं, इसका नोट्स कुछ कुछ लिख लेते हैं, फिर कोड देखेंगे। ये हो गया हमारा बॉटम अप, आप बॉटम अप ही अप्रोच यूज कीजिए, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। दी ऑर्डर, अब किस ऑर्डर में हम कर रहे हैं कंप्यूट, आपसे गेट में पूछते हैं ये, या फिर रो ऑर्डर कीजिए या फिर कॉलम ऑर्डर कीजिए। दी ऑर्डर, दी ऑर्डर we might the order we might evaluate, the order we might evaluate is either is either is either row major order या फिर रो मेजर होगा, is either row major order और और कॉलम मेजर, और मेजर कॉलम मेजर ऑर्डर, या फिर रो मेजर ऑर्डर कीजिए या फिर कॉलम मेजर ऑर्डर कीजिए, ठीक है। बिकॉज बिकॉज all the elements because all the element to the left of it, as well as all the element, all the element above it, above it as well as all the element all the element to the diagonal to it, read diagonal to it, diagonal to it, everything will be, everything will be. So because all the element to the left of it as well as all the element above to it as well as all the element diagonal to it is required to compute. It's required. Is required. ठीक है। तो अगर आप किसी एलिमेंट को कर रहे हैं तो उसका डायगोनल, उसका अप, उसका लेफ्ट आपको रिक्वायर्ड होता है। तो या फिर आप रो मेजर कीजिए या फिर कॉलम मेजर ऑर्डर कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो गेट में आपसे पूछा जाए कि कॉलम मेजर से भी करेंगे तो हो जाएगा, हाँ। अब हम लोग जाएंगे इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आपको पता है कि बॉटम अप डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, जितने नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स इक्वल टू, कल भी मैं आपको बताया था, पहले ये लिख लीजिए, ये लिख लिए होंगे तो डन बोल दीजिएगा। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की तरह जब देखिए, जब इसको कैलकुलेट करेंगे 2 1 को, तो आपको क्या लग रहा है, देखिए ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, जब इससे कैलकुलेट करेंगे यही लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, इसको करेंगे तो ये कॉलम मेजर कीजिए या फिर कॉलम वाइज कीजिए या फिर रो वाइज कीजिए, आपको हो जाएगा। आपको एक चीज याद रखना है, जब भी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है जब भी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिक सब प्रॉब्लम या फिर सब प्रॉब्लम, यूनिक सब प्रॉब्लम या फिर सब प्रॉब्लम, जितने सब प्रॉब्लम आपके पास है, इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड टू टाइम रिक्वायर्ड टू ईच सब प्रॉब्लम, टाइम रिक्वायर्ड टू ईच सब प्रॉब्लम, ईच सब प्रॉब्लम। टोटल नंबर ऑफ यूनिक सब प्रॉब्लम आपके पास यहाँ है NW, और किसी एक को भी कंप्यूट करने के लिए, किसी एक के लिए भी कंप्यूट करने के लिए आप देखिए, या फिर दो यहाँ जा रहे हैं या फिर एक पे ही चल जाते थे, उसको हटा के, तो ये सब क्या करेगा, कांस्टेंट टाइम ही ले रहा है ना, एक को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा कांस्टेंट टाइम ही ले रहा है। देखिए इसको क्या है, एडिशन तो कांस्टेंट टाइम ही लेता है, मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट टाइम ही लेता है, तो ये क्या, ऊपर वाला टेबल देखेगा, ये लेफ्ट वाला देखेगा वैल्यू या फिर डायगोनल देखेगा, फिर एडिशन करेंगे तो कांस्टेंट टाइम ही हो जाता है। तो जब कांस्टेंट टाइम हो रहे हैं तो ये बिग ऑफ 1 हो गया, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका NW होगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका यहाँ हो जाएगा जो टेबल का साइज है, जो बिग ऑफ NW, ठीक है। तो अगर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करेंगे तो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी NW हो जाएगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जाएगा NW, दोनों से। तो टॉप डाउन में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, बॉटम अप कीजिए,
एन प्लस वन इंटू डब्ल्यू प्लस वन है एक्चुअली, बट एसिम्प्टोटिक वाइज तो एन इंटू डब्ल्यू ही हो जाएगा ना। टेबल तो आपका एन प्लस वन इंटू डब्ल्यू प्लस वन है, एकदम करेक्ट है आप। तो इनको एन डब्ल्यू हो जाएगा, फिर ये एन हो जाएगा, फिर डब्ल्यू हो जाएगा, फिर वन हो जाएगा। तो एसिम्प्टोटिक वाइज लीडिंग टर्म तो हमारा एन डब्ल्यू हो गया ना, इसलिए हम इसी को ही लिखते हैं। हमें तो एसिम्प्टोटिक वाइज बताना है, एक्चुअल थोड़ी ना बताना है, एकदम एग्जैक्ट नहीं बताते, एसिम्प्टोटिक वाइज बताते हैं। दैट इज गोइंग टू बी द लीडिंग टर्म। ओके, क्लियर है। अब देखिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग आप यूज किए तो आपका ये हो गया, लेकिन अब इसमें एक चीज ये सोचना, आप बोलेंगे सर कि ये लीनियर है, ये पॉलिनोमियल है, तब गलत हो जाएगा। हाँ, एसिम्प्टोटिक टू एन। अगर आप बोले कि सर पॉलिनोम ये जो एन डब्ल्यू है ये पॉलिनोमियल है, नहीं। यहाँ देखिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी आप जब यूज करते हैं ना, अब तक देखिए वेल नोन जो दिया गया, अब तक जो वेल नोन फॉर्मूला बताया गया है जीरो वन नैपसैक का, वो यही है, यही है। इससे इससे अच्छा कोई फॉर्मूला है कि नहीं वो हम लोग नहीं जानते, इससे अच्छा कोई तरीका है कि नहीं कोई नहीं जानता, अभी तक किसी ने नहीं बताया। और ये भी किसी ने अभी तक नहीं बताया कि इससे अच्छा होगा भी कि नहीं। ठीक है, तो वो जैसे पी पी एनपी हार्ड और ये सब वाला रहता था, तो वो हमारे गेट के सिलेबस में नहीं है, उसमें नहीं जाना है। लेकिन अब तक हमारे पास जो वेल नोन गुड एल्गोरिदम है टू फाइंड दी जीरो वन नैपसैक, जो हमने आपको बता दी। अब इसमें क्या है, आप बोलेंगे सर कि ये पॉलिनोमियल टाइम है। मैं बोलूंगा कि डब्ल्यू तो कांस्टेंट नहीं है ना, डब्ल्यू का जो वेट है वो 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 100 हो सकता है, 100 10,000 हो सकता है। अब ये टू टू द पावर एन भी तो हो सकता है ना, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, एन इंटू टू टू द पावर एन। या फिर अगर एन फैक्टोरियल हो गया डब्ल्यू इक्वल टू, अगर डब्ल्यू का वैल्यू पे ये डिपेंड कर जा रहा है एन इंटू एन फैक्टोरियल, ये तो और भी बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो और भी बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो गेट एग्जाम में जब भी आपके इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा जाए ना, तो आप ये मत पूछ दीजिए कि ये इसका पॉलिनोमियल, क्योंकि डब्ल्यू इज ए वेरिएबल है, हियर डब्ल्यू इज ए वेरिएबल। ठीक है, वी ए होता है शायद। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट तो नहीं है। अगर कांस्टेंट रहता, अगर कोई इफ डब्ल्यू इज क्लोज टू, इफ डब्ल्यू इज क्लोज टू एन, if w is close to n, if w is close to n एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ठीक है, if w is close to n, then 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 if w is close to n, then time complexity of of 01 knapsack by by using using bottom up approach, by using bottom up approach by using bottom up approach is is we go of एन डब्ल्यू, इस पॉलिनोमियल कह सकते हैं, एन डब्ल्यू दैट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तब पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल होगा। अदरवाइज एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, अदरवाइज बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो इफ डब्ल्यू इज क्लोज टू एन, अगर एन के क्लोज है, तो जैसे एन ही हो गया, एन स्क्वायर आएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल है, देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जीरो वन नैपसैक बाय यूजिंग बॉटम अप अप्रोच इज कांस्टेंट। ये बड़ा है, ये बड़ा है, एन फैक्टोरियल इज बिगर देन, ये एक बड़ा है इससे, टू टू पावर एन से, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, एक चार्ट है, इसका मैं बता देता हूँ। मेरे पास है एक बुक, ये नरसिम्हा पेरुमंची के बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, जो याद कर लेंगे तो हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका आप लिख लियोगे, अदरवाइज एक्सपोनेंशियल लिख लीजिए, लिख लिए तो बोलिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो आप देखिए जब इसका W बहुत बड़ा नंबर हो गया, देन वी शुड नॉट यूज कौन सा, बॉटम अप अप्रोच, वी शुड नॉट यूज बॉटम अप अप्रोच। तो हम क्या यूज करेंगे, अगर ये एक्सपोनेंशियल हो, अगर एक्सपोनेंशियल हो रहा है डायनेमिक से, तो हम क्या यूज करेंगे, ब्रूट फोर्स मेथड यूज कर लेंगे। टू टू पावर एन हो रहा है, वो तो कंस्टेंट, ये तो बोल दे रहा है कि टू टू पावर एन ही होगा, एक्सपोनेंशियल नहीं ना जाएगा। वर्स्ट केस में तो फैक्टोरियल भी चल जाएगा ना, फर्स्ट केस में अगर एन इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एन फैक्टोरियल हो गया, तब तो बहुत बड़ा चल जाएगा। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आपसे जब भी पूछा जाए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपसे जब भी पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज, जो मिनिमम हो उन दोनों से, जो उन दोनों से मिनिमम हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ बिग ऑफ टू टू द पावर एन एंड बिग ऑफ एन डब्ल्यू। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, अगर डब्ल्यू क्लोज टू एन होगा तो ये मिनिमम, अगर डब्ल्यू एन फैक्टोरियल हो गया तो ये मिनिमम। ठीक है, अगर डब्ल्यू टू द पावर एन हो गया तो भी ये मिनिमम। ठीक है, तो आप ये यूज कर लीजिए, तब क्लियर है सभी को।
बताइए, आपका ब्रूट फोर्स, आपका ये मेथड कंप्लीट हो गया, तो 0 1 कंप्लीट हो गया, बस कोड देखेंगे आप, कोड देखेंगे आप। तो बॉटम अप डायनेमिक, ठीक है, बॉटम अप डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बॉटम अप डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम। अब देखिए, इसमें हम एल्गोरिदम अब करेंगे, इसका एल्गोरिदम लिखते हैं और ये हमारा खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ रे, अच्छा कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किए, ठीक है। सो हेयर नंबर ऑफ रोज, हेयर नंबर ऑफ रोज, यहाँ नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, विल बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट, हेयर नंबर ऑफ रोज हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और यहाँ कॉलम है हम कैपेसिटी लेते हैं, ठीक है। सो हेयर नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू दी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ठीक है। और इवन आप इसे कर सकते हैं एलिमेंट्स, और इससे आप एलिमेंट भी कर सकते हैं, एलिमेंट इन 0 1, इन 0 1 नैपसैक, या फिर एलिमेंट भी कर सकते हैं इन 0 1 नैपसैक, ठीक है। कॉलम में क्या होगा, सो आप इसे एज्यूम कर लीजिए। सो लेट अस एज्यूम, आपके पास कितने ऑब्जेक्ट है, लेट अस एज्यूम इट टू, सो लेट अस एज्यूम आई को, इसको लिख देते हैं, हटाइए इसको नहीं लिखते हैं, and number of column will be equal to the capacity, and the number of column, will be, number of column क्या होगा, will be equal to capacity, of, क्या होगा, इक्वल होगा कैपेसिटी ऑफ 0 1 एप्स, विल बी इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ 0 1 एप्स, तो इक्वल हो जाएंगे कैपेसिटी ऑफ 0 1 एप्स। तो जैसे दैट इज 1 to C, एंड 0 रो एंड 0 कॉलम विल बी लेफ्ट आउट एज ए बेस कंडीशन, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो होगा वो लेफ्ट आउट हो जाएगा एज ए फर्स्ट बेस कंडीशन, एंड जीरोथ रो, जीरो से शुरू करें, एंड जीरोथ कॉलम बेस कंडीशन, ठीक है ना। मैं इसी तरह कोड लिखाऊंगा, विल बी लेफ्ट आउट एज बेस कंडीशन, की तरह वो लेफ्ट आउट होगा, जीरो थ्रो एंड जीरो कॉलम विल बी लेफ्ट आउट एज बेस कंडीशन। हमारा इनपुट क्या है, यहाँ हमारा इनपुट है वेट, जैसे W1 W2 W3 टिल WN, ये हो गया वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, W1 वेट ऑफ फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1, W2 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, W3 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 3, W3 W4 WN, ठीक है। इसी तरह C क्या हो गया, हमारा कैपेसिटी हो गया 0 1 नैपसैक, हाँ करेक्ट। और P1 P2 P3 इस तरह हो गया हमारा प्रॉफिट, इस तरह हो गया हमारा प्रॉफिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो आपको दिया रहेगा, ये है आपका कैपेसिटी, ये है आपका कैपेसिटी ऑफ 0 1 नैपसैक, 0 1 नैपसैक, और ये है आपका प्रॉफिट ऑफ इन ऑब्जेक्ट्स। आपका आउटपुट क्या आ रहा था, वो जो टेबल बना रहे थे उसका मैं टी बर्थ कर दिया, टी मींस टेबल, एन सी, देखिए जो टोटल लास्ट ऑब्जेक्ट था, देखिए ये आपका आउटपुट था, देखिए लास्ट 3 6 आपका आउटपुट है ना, 3 6, जो थर्ड रो और 6 कॉलम में जो आपका एलिमेंट है वही आपका आउटपुट है, थर्ड रो 6 कॉलम में ये जो है वो आपका आउटपुट है, क्लियर, थर्ड रो 6 कॉलम आपका आउटपुट होगा इन सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको पहला कॉलम को रो वाइज हम जा रहे हैं, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहला रो को हम जीरो कर देते हैं, हम रो वाइज कर रहे हैं, ठीक है, हम रो वाइज कर देते हैं। फोर आई इक्वल टू 0 टू सी क्या है, कॉलम वाइज बढ़ेगा, कॉलम बढ़ेगा, ये सी तो हमारा कॉलम है, और कॉलम में हम क्या रखें, कैपेसिटी,
क्या करना है, केवल रो जीरो और आई को इंक्रीज करना है। आई 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, फर्स्ट जीरो रो को हम सबको जीरो कर दिए। पहला रो हम रो वाइज कर रहे हैं, तो हम पहले रो को जीरो कर दिए, फिर सेकेंड रो पे जाएंगे। तो सेकेंड रो क्या है, फॉर आई इक्वल टू 1। अब ये कहां तक जाएगा, जितने एलिमेंट है 0 1 2 3 4 टू n, जितने एलिमेंट है, जितने एलिमेंट है। अब पहला अब आपको आई जीरो आपको तो करना पड़ेगा, पहला कॉलम को तो आपको जीरो करना पड़ेगा, तो टी आई जीरो, अगर आई जीरो है, आई जीरो को हमेशा आपको जीरो करना पड़ेगा। अब जे को इंक्रीज कीजिए, पहला रो ले लिए, पहला रो के अंदर अब सब सारे कॉलम पे जाएंगे, जीरो कर दिए, फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो फॉर जे इक्वल टू 1 2 C, ये कॉलम के लिए जा रहा है। डू क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वेट ऑफ इफ वेट ऑफ आयत ऑब्जेक्ट, ये आयत ऑब्जेक्ट है, इज स्मॉलर देन इक्वल टू द कैपेसिटी, जो अभी कैपेसिटी रिमेनिंग है। तो कैपेसिटी अभी क्या है, जो जेथ है, जेथ कॉलम है, वही तो कैपेसिटी है। जब वन कैपेसिटी, जब दो कैपेसिटी, जब 3 4, ये क्या है आपका कैपेसिटी। तो ये जब स्मॉलर है, एंड टी ऑफ आई ये है, तो आपको क्या है, दो केस आपको देखना है। दो केस क्या देखना है, कि जब इसको इंक्लूड करके देख रहे हैं तो क्या प्रॉफिट है, जब एक्सक्लूड करके देख रहे हैं तो क्या प्रॉफिट है। तो पहले हम इसको इंक्लूड करते हैं। जब इंक्लूड करेंगे ये कंडीशन एक हुआ, अगर वेट कम है तो दो चीज हम देखते हैं कि पी ऑफ आई, जब इसे इंक्लूड किए तो टी ऑफ क्या हो जाएगा, I-1, एंड जे जो कैपेसिटी था उसमें वाई आई को रिमूव कर दी थी। इसका अगर वेट इससे ज्यादा है, किससे, अगर जब मैं इसे 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 इंक्लूड ना करूं जे, देखिए ये और इसका बड़ा ब्रैकेट इसके लिए, दो, ये दोनों बड़ा, दो कंडीशन देख रहे हैं। पहला क्या था, ये कब होता था, जब इसका वेट, जो ऑब्जेक्ट आप कंसीडर कर, आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, आई आपका ऑब्जेक्ट बता रहा है, पहला ऑब्जेक्ट कंसीडर किए, कॉलम आपका कैपेसिटी बताता है, J1 है, J2 है, J3। आपका जब जब फाइल पहले जो आयत ऑब्जेक्ट है, अगर उसका कैपेसिटी, उसका जो वेट है अगर कम है उस कॉलम से, उस कॉलम में क्या है, वेट है, तो आप देखेंगे कि अगर जब उसे कंसीडर कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट आ रहा है, जब इसे कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर ये इससे ज्यादा रहेगा तो आप क्या करोगे, तो आप टी ऑफ आई जे में क्या पुट करोगे, ये पुट करेंगे क्योंकि ज्यादा है। तो टी ऑफ आई जे में आप क्या पुट करेंगे, पी ऑफ आई प्लस टी ऑफ I-1 एंड J-W। ठीक है, इसमें देखिए हम दोनों कंडीशन देख रहे हैं। एल्स क्या करेंगे, अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, टी ऑफ आई जे में हम ये पुट कर देंगे, टी ऑफ आई जे में हम उस एलिमेंट को ही कंसिडर नहीं करेंगे, या फिर ये कंडीशन फेल हो गई अगर उसका वेट ज्यादा है, या फिर ये कंडीशन फेल हो जाए, क्योंकि एंड में लिखे हैं दोनों कंडीशन बोल रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, इस पे चले जाइए, इस पे चले जाइए, उसे कंसिडर मत कीजिए और इस तरह करते करते हमारा प्रोग्राम कंप्लीट और सही दे देगा। देखिए सारा, पहले ऑब्जेक्ट वन हुआ, ऑब्जेक्ट वन का 1 0 किए, फिर यहाँ जे फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, फिर फोर्थ कॉलम किए, फिर आई इक्वल टू सेकंड हुआ, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0, फिर सेकंड रो का रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, 2 3 2 4 2 5 सारा कंसिडर कर। देखिए क्लियर नहीं होगा तो बोलिए, क्लियर नहीं है तो बोलिए, मैं बता दूंगा। तो अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, वही सेम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम। तो इसका हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, हमारा बिगो ऑफ एन डब्ल्यू, क्योंकि सेम हर कॉलम हर रो पे जाना है, और स्पेस कॉम्प्लेक्स सेम रीजन है। आप कोड में भी देखेंगे तो कोड में भी वैसे ही जा रहा है, और इसका कोड में भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन डब्ल्यू होगा। तो इस कोड में क्योंकि पहले एन बार चलेगा ही, डब्ल्यू वेट है ही है, तो 1 2 3 टिल डब्ल्यू जाएंगे, तो एन इंटू डब्ल्यू हो ही रहा है, ठीक है ना। और स्पेस तो आपको उतना टेबल लगेगा ही। तो ये आपका 0 1 एप्स है कंप्लीट, पूरा कंप्लीट 0 1 एप्स। देखिए सबसे ज्यादा पावर अगर इसका है, छोटा से बड़े से जाते हैं, 2 का पावर 2n, उससे कम है, ये नरसिम्हा करुमंची से मैं लिख रहा हूं, ठीक है, उससे कम है n फैक्टोरियल, ये सबसे ज्यादा है इसका, एसिम्प्टोटिक वाइज ये ज्यादा है। फिर आपका हो गया n फैक्टोरियल, फिर आपका हो गया 4 का पावर n,
फिर आपका हो गया 2 का पावर n। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड नहीं करके यहीं पे करते हैं, रुकिए। एक अच्छा तरीका याद समझ में आया है। देखिए क्या करते हैं, इधर से लिखते हैं सबसे ज्यादा ये 2 का पावर 2n, उससे कम है n फैक्टोरियल, उससे कम है 4 का पावर n, उससे कम है 2 का पावर n, उससे कम है 2 का पावर n के बाद क्या होगा, n स्क्वायर। आप लोग कॉपी में नीचे कर दीजिएगा, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं इस तरह जा रहा हूँ। उसके बाद है n log n, उसके बाद है log n फैक्टोरियल। देखिए जब भी log n फैक्टोरियल रहता था तभी मैं इसीलिए स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन से मैं log n फैक्टोरियल को, इसलिए हम लोग log n फैक्टोरियल को स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन से हम बिगो ऑफ n log n लिख देते थे, बिगो ऑफ n log n। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है, बड़ा है, एसिम्प्टोटिक वाइज n log n ग्रेटर होता है log n फैक्टोरियल से, log n फैक्टोरियल से। ये टेबल याद रहेगा तो अच्छा है, आप जल्दी कर पाएंगे। फिर आपका है इससे कम है n, और आपको हमने कंपेयर करने के लिए बताए थे फंक्शंस को कैसे करना है। फिर आपका है n के बाद है आपका 2 का पावर log n, फिर है आपका log स्क्वायर n, फिर है आपका रूट log n, फिर है आपका log ऑफ log n, log ऑफ log n। हाँ वैल्यू कंसिडर करके, वेरी गुड, जो आपको सही लगे आप कीजिए। ये आपका चार्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ, इस तरह हमने आपके लिए लिख दिए, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ। ये सबसे ज्यादा है, फिर इससे कम है, फिर इससे कम है, फिर इससे कम। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एसिम्प्टोटिक वाइज आपसे पूछते हैं कि कौन सा क्या होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्लियर। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कैसे बताएंगे कि लास्ट 30 इयर्स में किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। अगर आप लास्ट 30 इयर्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉर्टिंग से आए, तभी मैंने सॉर्टिंग में बहुत टाइम लिए, सॉर्टिंग के क्वेश्चंस भी किए, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए होंगे शायद। प्रीवियस ईयर हमने फिर बंद इसलिए किए थे क्योंकि बच्चे भी नहीं आ रहे थे, स्टूडेंट नहीं आ रहे थे क्लास में, और उनको सब्जेक्ट भी जल्दी पढ़ना था, तो इसलिए मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में फिर सिलेबस कंप्लीट करने लगे, प्रीवियस ईयर बीच में रोक दिए कि सिलेबस, अब जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया तो प्रीवियस ईयर अब करेंगे। तो अब देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अगर कोई जो टॉपिक है वो है आपका सॉर्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है सॉर्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के टर्म्स, गेट के टर्म्स में भी, प्लेसमेंट के टर्म्स में भी, ठीक है। सॉर्टिंग के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वो है आपके ग्रेडी ग्राफ एल्गोरिथम में। उसके बाद है आपके ग्राफ एल्गोरिथम, जो प्रिम्स एल्गोरिथम पढ़े हम लोग, फिर क्या क्या डिक्स्ट्रा पढ़े, ये सब जो पढ़े हम लोग, स्पैनिंग ट्री, ये सब जो पढ़े, ठीक है। स्पैनिंग ट्री के अलग से ही यहाँ पे स्पैनिंग ट्री हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट है। हाँ क्रूस्कल हुआ, ठीक है, हुपमैन कोडिंग हुआ, तो ये सब चीजें हुआ, ठीक है। तो ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका हो गया, ये था आपका स्पैनिंग ट्री, फिर रिकरेंस हो गया, रिकरेंस हो गया, डायनेमिक का कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, फिर आपका रिकरेंस हो गया, ठीक है, रिकरेंस हो गया, फिर आपका एसिम्प्टोटिक नोटेशन हो गया, हाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से भी पूछते हैं, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, स्पैनिंग ट्री हो गया, लिख ही दिए, रिकरेंस हो गया, फिर है आपका, फिर है हाँ ग्राफ एल्गोरिथम लिख दिए, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ये देखिए इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ग्राफ एल्गोरिथम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये तीनों को आप इक्वल समझ सकते हैं, ये तीनों इक्वल ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादा कंसिडर अगर देखा जाए तो सॉर्टिंग से एक क्वेश्चन तो फिक्स लगे रहा है कि आएगा ही आएगा, उसके बाद ग्राफ एल्गोरिथम से एक क्वेश्चन लग रहा है आएगा ही आएगा, फिर इन चारों में से कुछ आएगा, मतलब ऐसा कुछ अनुमान लग रहा है देखने से, प्रीवियस ईयर देखने से हमें पता चलता है कि किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा सॉर्टिंग का तो वेटेज है, फिर ग्राफ एल्गोरिथम हुआ, फिर स्पैनिंग हुआ, रिकरेंस हुआ, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब स्पैनिंग स्पैनिंग ट्री का भी है, फिर रिकरेंस हुआ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फिर असेंबली। और बाकी टॉपिक्स में से क्वेश्चंस कम है लेकिन उससे भी पूछ सकते हैं,
पूछ तो वो किसी से भी सकते हैं, लेकिन अगर हम पैटर्न अगर आप बोलेंगे कि सिर्फ गेट पैटर्न देख के ही कर ले तो नहीं होगा उसे। टॉप करने के लिए तो सारा पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये लास्ट टाइम पे ये इंपॉर्टेंट बताता है कि कितना ये तो मुझे लगता है इन दोनों में से कम 2 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 2 मार्क्स का। एवरेज तो 8 मार्क्स है, तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा।